हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब के सब मज़े में हैं और चाय काफ़ी साथ में है, क्योंकि कहानी सुनने का मज़ा तभी आता है खुश आमदीद नावल्स में। और आज हम लेकर आए हैं प्रेम कामिल की दूसरी किस्त। सच बताऊं, पहली किस्त के बाद जितने प्यार भरे कमेंट्स आए ना, दिल ने कहा चलो दूसरी किस्त जल्दी से लेकर आओ, वरना दोस्त नाराज हो जाएंगे। अगर आपने पहली किस्त अभी तक नहीं सुनी तो प्लीज पहले वो सुन ले, वरना यह किस्त ऐसे लगेगी जैसे आधी फिल्म देखकर दरमियान से शुरू कर दी हो। और हाँ, सुनते सुनते कमेंट्स में बताइएगा कि कहानी का कौन सा लम्हा आपके दिल को सबसे ज्यादा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर लगता है जैसे हम सब इकट्ठे बैठकर गुपशप लगा रहे हो। तो चलो अब कहानी का सफर शुरू करते हैं। तैयार हैं? सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि प्रेम कामिल की दुनिया में सफर थोड़ा जज्बाती भी है और थोड़ा दिल को छू लेने वाला भी। तो चलो शुरू करते हैं। गल्फ क्लब में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की जा रही थी। 16 साला सालार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 एंडन पीआर के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए इस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफीज की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 आईक्यू लेवल के हामिल इस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए मुमकिन था भी नहीं। फखरिया अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाईं तरफ बैठी हुई अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गल्फ में इसकी 3 और इस साल की चौथी ट्रॉफी है। हर चीज का हिसाब रखते हो तुम। इसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सिताइशी अंदाज में अपने शौहर से कहा, जिसकी नज़रें इस वक्त मेहमान खुसूसी से ट्रॉफी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज थे। सिर्फ गल्फ का, और क्यों वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा, जो अब सीट की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी। आई बेट, अगर ये इस वक्त इस मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी इस वक्त उसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरिया अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। उनकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावा पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में ये एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था। वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। इसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गल्फ कोर्स पर 18 हॉल पर खेला जाने वाला गल्फ का मैच याद आया। राफ में इत्तेफाकन गिर जाने वाली एक बाल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस स्क्रीन पर लाया था, इसने जुबैर को महव हैरत कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। 18 हॉल के खात्मा तक किसी को भी ये याद नहीं था कि इसने ये जुमला कितनी बार बोला था। राफ से खेली जाने वाली इस शॉट ने अगर इसे महव हैरत किया था, तो सालार सिकंदर के पटर्स ने इसे दम बखुद कर दिया था। गेंद को हॉल में जाते देखकर इसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों में सालार सिकंदर और इस हॉल के दरमियान मौजूद फासले को मापा था, और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मोड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैदी को देखा, जो गल्फ कार्ट पकड़े सालार को देखते हुए बड़बड़ा रहा था। अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा। जुबैर ने इस्तहज़ाए अंदाज में क्लब के कैदी को देखा। हाँ साहिब, वरना बाल कभी राफ में ना जाती। कैदी ने बड़े मामूल के अंदाज में उन्हें बताया, वो अब आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहिब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैदी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया, और जुबैर ने अपनी बहन को देखा, जो फखरिया अंदाज में मुस्करा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा, और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूँगा। जुबैर ने कुछ खिफ़्फ़त के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए देखा। एनी टाइम एनी प्लेस, किसी भी वक्त किसी भी जगह। उन्होंने सालार की तरफ से अपने भाई को पर एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया, किस लिए? मेरे बिहेफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में इससे हारा, मगर वो अगर किसी से गल्फ का मैच हार गया तो इसे हार्ट अटैक हो जाएगा।
और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बिल नमूदार हो गए थे। बच्चा, इसने इसके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज़ लफ्ज़ पर जोर देते हुए इसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम करना पड़ेगा। असजद दरवाज़ू खोल कर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। उम्मी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असजद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, ख़ास बात है? हाँ, इमामा इस वीक एंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहाँ? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे के बाद आई है। शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह के बाद। शकीला को असजद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? उम्मी, मुझे इमामा पिछले काफ़ी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है। इसने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस इसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है। असजद ने कंधे उचकाती हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज़ हो गई। पहले जैसे कोई बात ही नहीं रही इसमें। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया होगा असजद। इसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने इसे हैरानी से देखा। नहीं उम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम होगा है, लेकिन अब ख़ास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे हैं। वो बहुत उखड़े से अंदाज में बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने बुर्श मेज़ पर रखते हुए कहा। ये तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा इससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलत फहमी हो गई है। इसने कंधे उचकाती हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज़ की वजह से ऐसा है, कभी कहती है अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है। हो सकता है वाकई ये बात हो, एक शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। उम्मी, बात संजीदगी की नहीं है। मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है। असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। जाहिर है उम्र के साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो रहे नहीं हो तुम लोग। तुम मामूली मामूली बातों पर परेशान होने की आदत छोड़ दो, उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल उसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी। कम अज़ कम वो तो अपने फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाए। शकीला ने इंकिशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? असजद कुछ चौंकेगा। कई बार कहा है। मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है इमामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ, हो सकता है। बहरहाल यही सही है। अगले साल शादी हो जानी चाहिए, असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। इसके चेहरे पर बलूगत का वो गहरा रवा नजर आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और इस रोई ने इसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। इसके पैरों में काएं की जुराबें और जागर्स थे। च्युइंगम चबाते हुए इसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इज़्तिराब था। वो इस वक्त एक पर हुजूम सड़क के बीचों एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेजी से तकरीबन इसे उड़ाए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और बहुत रीश अंदाज में मोटरसाइकिल को चला रहा था। इसने 2 दफ़ा सिग्नल तोड़ा, 3 दफ़ा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफ़ा बाइक चिल्लाते चिल्लाते इसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही देर दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफ़ा दाएं बाएं देखे बगैर इसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का ट्रेन लिया। एक दफ़ा वो जिगजिग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफ़ा इसने पूरी रफ्तार से बाइक चिल्लाते हुए अपने दोनों पांव उठा दिए। फिर एकदम इसी रफ्तार से बाइक चिल्लाते हुए इसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इस लेन को तोड़ा और दूसरी लाइनें जन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की बुरीकी एकदम चरचराने लगे। इसने फुल स्पीड पर बाइक चिल्लाते हुए एकदम हैंडल पर से अपने हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई। वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज़ पर गिरा। इसे अंदाज़ा नहीं हुआ, इसका ज़हन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्टर्न के पीछे खड़े थे, मगर हाल में मौजूद स्टूडेंट्स की नज़रें हमेशा की तरह उनमें से एक पर मरकूज़ थी।
वो दोनों हेड बुआई के इंतखाब के लिए कन्वेंसिंग कर रहे थे और वो प्रोग्राम भी इसका एक हिस्सा था। दोनों के रोस्टर पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सालार और दूसरे पर वोट फॉर फैजान लिखा था। इस वक्त फैजान हेड बुआई बन जाने के बाद अपने मुमकिना इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सालार पूरी संजीदगी के साथ इसे देखने में मसरूफ़ था। फैजान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रर था और इस वक्त भी वो अपने जोश खिताबत के कमाल दिखाने में मसरूफ़ था और इसी ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से इसकी आवाज़ और अंदाज दोनों खासे मुतासिर कुन थे। हाल में बिलाशुबा सुकूत तारी था और ये खामोशी सिर्फ इस वक्त टूटती जब फैजान के सपोर्टर्स इसके किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू होते, हाल यकदम तालियों से गूंज उठता। आध घंटा के बाद वो जब अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हाल में अगले कई मिनट तालियां और सीटियां बजती रही। उन तालियों में खुद सालार सिकंदर भी शामिल था। फैजान ने एक फातिहाना नज़र हाल पर और सालार पर डाली और इसे तालियां बजाते देखकर इसने गर्दन के हल्के इशारे से इसे सराहा। सालार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, ये वो अच्छी तरह जानता था। स्टेज सेक्रेटरी अब सालार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सालार ने बोलना शुरू कर दिया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो एक लहजा ठहरा, फैजान अकबर एक मुकर्रर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का असासा है। मैं दूसरा कोई भी उनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हा के लिए रुका, इसने फैजान के चेहरे को देखा जिस पर एक फखरिया मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सालार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे इस मुस्कुराहट को गायब कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हाल में हल्की सी खिलखिलाहटी उभरी। सालार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बुआई और मुकर्रर में बहुत फ़र्क होता है। मुकर्रर को बातें करती होती है, हेड बुआई को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टक्कर और दुअर का फ़र्क होता है और ग्रेट टक्कर्स और नॉट। सालार के सपोर्टर्स की तालियों उसे हाल गूंज उठा। मेरे पास फैजान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्ज़ों की रवानी नहीं है। इसने अपनी बात जारी रखी, मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड, और मुझे कन्वेंसिंग के लिए लफ्ज़ों के कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहते हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी, मुझ पर एतमाद करें और मुझे वोट दें। इसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया, इस वक्त हाल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड जे में वो इसी नपे तले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो इसका खासा था, और उसी 1.5 मिनट ने फैजान का तख्ता कर दिया था। इस इब्तिदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर उन जवाबात में भी इतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना इसने अपनी तकरीर में लिया था। इसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैजान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैजान की फसाहत व बलाग़त जो पहले इसकी खूबी समझी जाती थी, इस वक्त इस स्टेज पर सालार के मुख्तसर जवाबात के सामने चर्ब ज़बानी नज़र आ रही थी, और उसका एहसास खुद फैजान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सालार एक लफ्ज़ एक जुमले में देता, इसके लिए फैजान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती, और सालार का अपनी तकरीर में इसके बारे में किया हुआ ये तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बुआई क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं, जवाब आया। क्या ये जुमला खुद सिताइशी नहीं है? एतराज़ किया गया। नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज़ को रद्द कर दिया गया। खुद सिताइशी और खुद शनासी में क्या फ़र्क है? एक बार फिर चुभते हुए लहजे में पूछा गया। वही जो फैजान अकबर और सालार सिकंदर में है, संजीदगी से कहा गया। अगर आपको हेड बुआई न बनाया तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर न बनाया जाए तो फ़र्क कौम को पड़ता है, इस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज़ किया गया। क्या इस हाल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है हो। फिर मैं इससे मिलना चाहूँगा। हाल में हंसी की आवाज़ें उभरी। हेड बुआई बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियाँ लाएगा उसके बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और ये काम हेड बुआई बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए, फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाज़रीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार उसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके ग्रुप के लोग कितने हैं?
اس نے پوچھا۔ 6 اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتاتا ہے کہ اگر ہم 2,67,895 میں 9,52,852 کو جمع کریں پھر اس میں سے 3,99,999 پھر اس میں 9,29,292 جمع کریں اور اس سے وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ 6 کے ساتھ ضرب دیں پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 4,92,359 کو جمع کر دیں تو کیا جواب آئے۔ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ 8,1,4,2,4,7,3 بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ پورا حال اس لڑکے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹہ کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا تھا۔ 150 کے آئی کیو لیول والے اس لڑکے سے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا۔ امامہ آپا، آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے سعد کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ وہ بولا۔ کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں اس لیے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی سوال۔ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ امامہ نے کیا۔ سعد سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا پھر اس نے کہا۔ تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیا کرو کہ مجھ سے فون پر بات کر لیا کرو، میں فون کیا کروں گی تمہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سعد کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امامہ بے دھیانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعد 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس سے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا، مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چچاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی اس وقت اس طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے۔ وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی۔ فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پر لا میں گھومتے سعد پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھیں اور اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی، نہ ہی ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر انہیں سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں شامل تھی۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چوتھا قدرے تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یم لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا۔ گلڈی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگھار کیے نیم اوڑیاں کپڑوں میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھیں۔ سفید، سانولی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت والی۔ گلڈی میں ہر شکل اور عمر کا مرد گزر رہا تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنے دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا جواباً ہنسا۔ کتنی بار؟ یہ تو پتہ نہیں، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں، اکثر آتا ہوں یہاں پر، اس لڑکے نے قدرے فخریہ انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں مجھے کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی، اس نے کندھے اچکاتی ہوئے کہا۔
नथिंग स्पेशल अबाउट दम। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम अज कम इन्वायरमेंट माहौल तो अच्छा हो। इट्स सच ए डर्टी फिल्थी प्लेस। ये तो बहुत ही गंदी जगह है। इसने गिल्ली में मौजूद गड़ों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा। फिर गर्ल फ्रेंड्स के होते हुए यहाँ आने की क्या जरूरत है, इसने इस बार अपनी भनवें उचकाती हुए किया। इस जगह का अपना एक चार्म है। गर्ल फ्रेंड्स और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। गर्ल फ्रेंड्स इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे। तीसरा लड़का हंसा और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो तो बस। दूसरे लड़के की बात पहले लड़के ने काट दिया। इसका डांस तो तुम पहले भी दिखा चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं था। भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है? पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज में इससे पूछा। ये तुम आज खुद इससे पूछ लेना, मैं कभी इससे इस तरह के सवाल नहीं करता। दूसरे लड़के की बात पर बाकी दोनों लड़के हंसे, मगर तीसरा इसी तरह चुभती हुई नजरों से इसे देखता रहा। उनका सफ़र बिलाखिर इस गिल्ली के आखिर में एक इमारत के सामने ख़त्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोतिये के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक हार दूसरे लड़के ने इस लड़के की कलाई में भी लपेट दिया जो वहां आने पर एतराज़ कर रहा था। फिर उन लोगों ने वहां से पान खरीदे। तंबाकू वाला पान दूसरे लड़के ने इस लड़के को भी दिया जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों इस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नजरों से चारों तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ सुथरी और खासी हद तक आरास्ता थी। गाँव तकिए और चांदनियां बिछी हुई थीं और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती उनकी तरफ आई। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मस्नूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से इस औरत को देखा। उधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थूपे और बालों में मोतिये और गुलाब के गजरे लटकाए शिफॉन की एक चिंगारती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज इसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना गया भी नहीं था। उन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहां इसने उन्हें बिठा दिया। पहले लड़के ने वहां बैठते ही मुंह में मौजूद पान इस गुलदान में थूक दिया जो उनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान मुंह में होते हुए इससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी उसके लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के वहां बैठे मध्यम आवाज में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का इस हाल के चारों तरफ मौजूद गाँव तकियों से टेक लगाए हुए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ अपने सामने शराब की बोतलें और नोटों की गुड्डियां रखे बैठे थे। उनमें से अक्सरियत सफ़ेद लट्ठे के कलफ लगे कपड़ों में मलबूस थी। इसने ईद के इज्तिमाआत के अलावा आज पहली बार किसी और जगह पर सफ़ेद लिबास पहनने वालों का इतना बड़ा इज्तिमा देखा था। खुद वो अपने साथियों की तरह सिया जीन्स और इसी रंग की आधे बाजुओं वाली टी शर्ट में मलबूस था। उनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहां उन्हें की तरह जीन्स और टी शर्ट्स में मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक और औरत इसी तरह चीखते चिंगारते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहां आकर हाल के दरमियान में बैठकर एक गज़ल सुनाने लगी थी। इसके साथ कुछ साजिंदे भी थे। दो गज़लें सुनाने और अपने ऊपर उछाले जाने वाले कुछ नोट उठाकर वो खासी खुश और मुतमईन वापस चली गई और उसके जाने के फौरन बाद ही फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हाल में दाखिल हुई और हाल में मौजूद हर मर्द की नज़र इससे जैसे चिपक कर रह गई थी। इसने हाल में बारी बारी चारों तरफ घूमकर हर एक को सर के इशारे से खुश आमदीद कहा था। साजिंदों को इस बार किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था। कैसेट प्लेयर पर बारी बारी चंद हैजान अंगेज गाने लगाए गए थे, जिन पर इस औरत ने अपना रक़्स पेश कर नाशिरवा किया था, और कुछ देर पहले की खामोशी एकदम ख़त्म हो गई थी। चारों तरफ मौजूद मर्दास औरत को दादो तहसीन पेश करने के साथ साथ शराब नोशी में मसरूफ़ थे। उनमें से कुछ जो ज़्यादा जोश में आ रहे थे वो उठकर इस एक्ट्रेस के साथ डांस में मसरूफ़ हो जाते। हाल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था वो वही लड़का था, मगर उसके बावजूद ये अंदाज है लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस एक्ट्रेस के रक़्स से खासा महफूज हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब इस एक्ट्रेस ने अपना रक़्स ख़त्म किया तो वहाँ मौजूद आधे से ज़्यादा मर्द इतना गफ़िल हो चुके थे। वापस घर जाना इनके लिए मसला इसलिए नहीं था क्योंकि उनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहाँ रात गुजारने आए थे। उन चारों ने भी रात वहाँ गुजारी।
अगले दिन वहां से वापसी पर गाड़ी में इस दूसरे लड़के ने जमाही लेते हुए पहले लड़के से पूछा, जो इस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ था, कैसा रहा ये तजर्बा? अच्छा था, वो पहले लड़के ने कंधे उचकाती हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं, तुम भी बस। इसने कदरे नाराजी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह है, उसके अलावा और क्या कह सकता हूँ? समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड इस लड़की से बेहतर है जिसके साथ मैंने रात गुजारी है, इस लड़के ने दो टोक अंदाज में कहा। डाइटिंग टेबल पर हाशिम मुबीन की पूरी फैमिली मौजूद थी। खाना खाते हुए वो सब आपस में खुश गप्पियों में भी मसरूफ थे। मौजू गुफ्तगू इस वक्त इमामा थी, जो इस वीकेंड पर भी इस्लामाबाद मौजूद थी। बाबा, आपने ये बात नोट की कि इमामा दिन ब दिन संजीदा से संजीदा होती जा रही है? वसीम ने कदरे छींटने वाले अंदाज में इमामा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये तो मैं भी पिछले कई माह से नोट कर रहा हूँ। बादशाह मुबीन ने वसीम की बात पर बेटी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। इमामा ने चावलों का चमचा मुंह में रखते हुए वसीम को घूरा। क्यों इमामा, कोई मसला है? बाबा, ये बड़ी फजूल बातें करता है और आप भी खामखा इसकी बातों में आ रहे हैं। मैं अपनी स्टडीज की वजह से मसरूफ और संजीदा। अब हर कोई वसीम की तरह निकम्मा तो नहीं होता। इसने अपने साथ बैठे वसीम के कंधे पर कुछ नाराजी से हल्का सा हाथ मारते हुए कहा। बाबा, आप जरा अंदाजा करें, मेडिकल के शुरू के सालों में इसका ये हाल है, तो जब ये डॉक्टर बन जाएगी तब इसका क्या हाल होगा? वसीम ने इमामा की तंबी की परवाह न करते हुए इसका मजाक उड़ाया। सालों गुजर जाया करेंगे, मिस इमामा हाशिम को मुस्कराए हुए। डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन दोनों के दरमियान नोक झोंक हमेशा ही रहती थी। बहुत कम वाक़े होते थे जब वो दोनों इकट्ठे हों और उनके दरमियान आपस में झगड़ा ना। मुस्तकिल बुनियादों पर होते रहने वाले उन झगड़ों के बावजूद इमामा की सबसे ज़्यादा दोस्ती भी वसीम के साथ ही थी। इसकी वजह शायद उनकी ऊपर तले की पैदाइश भी थी। और अब तसव्वुर करें, इस बार इमामा ने इसे अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। इसने इसके कंधे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वसीम पर कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। हमारे घर में एक डॉक्टर के हाथ में शिफा के सिवा और क्या किया हो सकता है? आप इसका मुजाहरा देख रहे हैं, इससे आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आजकल के डॉक्टर्स वार्ड में मरीजों के साथ क्या सलूक करते होंगे। मुख में बढ़ती शरह अमवात की एक वजह। बाबा, इसको मना करे, इमामा ने बिलाखिर हथियार डालते हुए हाशिम मुबीन से कहा। वसीम, हाशिम मुबीन ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए वसीम को झिड़का। वो बड़ी सादतमंदी से फौरन खामोश हो गया। इसने पूरे लिफाफे को ग्राइंडर में खाली कर दिया और फिर इसे बंद करके चला दिया। खानसामा इस वक्त अंदर आया। छोटे साहिब, लाई मैं आपकी मदद कर दूं? वो इसकी तरफ बढ़ा मगर इसने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ, तुम मुझे दूध का एक गिलास दे दो, इसने ग्राइंडर ऑफ करते हुए कहा। खानसामा एक गिलास में दूध लेकर उसके पास चला आया। दूध के आधे गिलास में इसने ग्राइंडर में मौजूद तमाम पाउडर डाल दिया और एक चमचा से अच्छी तरह हिलाने लगा। फिर एक ही सांस में वो दूध पी गया। खाने में आज क्या पकाया है तुमने? इसने खानसामा से पूछा। खानसामा ने कुछ डिशेस गिनवानी शुरू कर दी। इसके चेहरे पर कुछ नागवारी उभरी। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, इसने सख्ती से कहा और किचन से निकल गया। पैरों में पहनी हुई बाटा की चप्पल को वो फर्श पर तकरीबन घसीट रहा था। इसकी शेव बड़ी हुई थी और आंखें सुर्ख थीं। शर्ट के चंद एक के सवा सारे ही बटन खिले हुए थे। अपने कमरे में जाकर इसने दरवाजे को लॉक कर लिया और वहां मौजूद जहाजी साइज के म्यूजिक सिस्टम की तरफ गया और कमरे में बोल्टन का व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन बुलंद आवाज में बजने लगा और रिमोट लेकर अपने बेड में आ गया और औंधे मुंह बेतरतीबी के आलम में लेट गया। इसका रिमोट वाला बैन हाथ बेड से नीचे लटक रहा था और मुसलसल हल रहा था। इसके दोनों पांव भी म्यूजिक के साथ गर्दिश में थे। कमरे में बेड और उसके अपने हुलिये के अलावा हर चीज अपनी जगह पर थी। कहीं पर कुछ भी बेतरतीब नहीं था। कहीं पर गर्द का एक जर्रा तक नजर नहीं आ रहा था। म्यूजिक सिस्टम के पास मौजूद दीवारी शेल्फ में तमाम ऑडियो और वीडियो कैसेट्स बड़े अच्छे तरीके से लगी हुई थी। एक दूसरी दीवार में मौजूद रैक्स पर किताबों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कोने में पड़ी हुई कंप्यूटर टेबल से अयं था कि इसे इस्तेमाल करने वाला बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। कमरे की मुख्तलिफ दीवारों पर हॉलीवुड की एलिफॉक्टर्स और वहाँ के बैंड्स के पोस्टर्स लगे थे। बाथरूम के दरवाजे और कमरे की खिड़कियों के शीशों को प्लेबॉय मैगजीन से काटी गई कुछ मॉडल्स की न्यूड तस्वीरों से सजाया गया था। कमरे में पहली बार दाखिल होने वाला दरवाज़ू खोलते ही बहुत बुरी तरह चौंकता, क्योंकि बिल्कुल सामने खिड़कियों के शीशों पर मौजूद वो तस्वीरों चंद लम्हों के लिए देखने वालों को तस्वीरें नहीं बल्कि असल लड़कियां नजर आती थीं।
उन तस्वीरों को वहां लगाते हुए तरतीब का खास ख्याल रखा गया था। म्यूजिक सिस्टम जिस दीवार के साथ मौजूद था, इसी दीवार के एक कोने में दीवार पर एक इलेक्ट्रिक गिटार लटकाया गया था और इसी कोने में एक कीबोर्ड भी स्टैंड पर रखा हुआ था। दीवार पर गिटार से कुछ फासले पर पिकलो फ्लोट और भी लगाए गए थे। इस कमरे के मकीन को यकीनन म्यूजिक से गहरी दिलचस्पी थी। बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार में मौजूद कीबैंड में टीवी मौजूद था और इसी कैबिनेट के मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ ट्राफेर और शील्ड्स पड़ी हुई थी। कमरे का चौथा कोना भी खाली नहीं था। वहां दीवार पर मुख्तलिफ रैकेट्स लटके हुए थे। उनमें से एक टेनिस का था और दो स्क्वाश के। उन रैकेट्स को दीवार पर लटकाने से पहले नीचे पोस्टर्स लगाए गए थे और फिर रैकेट्स इस तरह लटकाए गए थे कि यूं लगता था वो रैकेट्स उन खिलाड़ियों ने पकड़े हों टेनिस के रैकेट के नीचे। गब्बरिएला अस्बाटेनी का पोस्टर था, जबकि स्क्वाश के एक रैकेट के नीचे जहांगीर खान का पोस्टर था, जबकि दूसरे रैकेट के नीचे रोडनी मार्टिन का। कमरे में वाहिद जगह जहां बेतरतीबी थी वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्क की बेडशीट बुरी तरह सलवट ज़दा थी और इस पर उधर उधर चंद पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन पड़े थे जिनमें प्लेबॉय नुमायां था। बेड पर एक पेपर कटर और कागज़ की कुछ छोटी छोटी किताबें भी पड़ी हुई थीं। यकीनन कुछ देर पहले वो मैगजीन से तस्वीरें काट रहा था। च्युविंगम्स के कुछ रैपर्स भी ताली मुड़े बेड पर ही पड़े हुए थे। डनहल का एक पैकेट और लाइटर भी एशट्रे के साथ बेड पर ही पड़ा था, जबकि सिल्क की सफ़ेद चमकदार बेडशीट पर कई जगह ऐसे निशान थे जैसे वहां पर सिगरेट की राख भी थी। काफ़ी का एक खाली मग भी बेड पर पड़ा हुआ था और उसके पास एक टाई और रेस्ट वॉच भी थी। उन सब चीज़ों से कुछ फासले पर सरहाने एक मोबाइल पड़ा था जिस पर यकदम कोई कॉल आने लगी थी। बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल की बीप पर इसने सर उठाए बगैर अपना दायां हाथ बेड पर उधर उधर फेरते हुए जिसे मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर मोबाइल उसके हाथ की रसाई से बहुत दूर था। इस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर इसी तरह इधर उधर हाथ फेरने के बाद इसका हाथ साकित हो गया। शायद अब वो वाकई सो चुका था, क्योंकि इसके थिरकते पैर रुक चुके थे। मोबाइल पर अब भी कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकले हुए इसके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट यकदम उसकी गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। माइकल बोल्टन की आवाज़ अभी भी कमरे में गूंज रही थी। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन। फिर यकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और फिर दस्तक की ये आवाज़ बढ़ती ही गई। मोबाइल की कॉल खत्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए। वो बेड पर औंधे मुड़ बेहिस और हरकत पड़ा था। डोंट टेल मी इमामा, क्या तुम वाकई अंगीजुड हो? ज़ैनब को जवेरिया के इंकिशाफ पर जैसे करंट लगा। इमामा ने मलामती नज़रों से जवेरिया को देखा, जो पहले ही माजरत खाहाना अंदाज में इसे देख रही थी। इसे नहीं, मुझे देख कर बताओ, क्या तुम वाकई अंगीजुड हो? ज़ैनब ने इस बार इसे कुछ चिलकते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज़ वाकया तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो। इमामा ने बड़ी रस्सानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थीं और अपनी तरफ से हत्ता अलमकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थीं। मगर तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाकया नहीं था कि तुम्हें बताती, और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मम्मी को कई साल गुजर चुके हैं। इमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी इमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज़ अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूंगी तो और किसी को बताऊं या ना बताऊं, तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। वेरी फनी, उस ज़ैनब ने इसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दुखा दो। मौसूफ की है? कौन? नाम क्या है? क्या करता है? राबिया हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कजिन है, असजद नाम है। इमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है इसने और बिजनेस करता है। शक्ल व सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। इमामा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है। इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है। वो अच्छा खासा गुड लकिंग है। जवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था, आखिर वो इमामा का फर्स्ट कजिन है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम यह है कि तुम हमें इसकी तस्वीर लाकर दिखाओ। ओ ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का ज़रूरी काम यह है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो। राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। फ़िलहाल तो यहाँ से चली, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा यकदम उठकर खड़ी हो गई तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की। जवेरिया ने माजरत खाहाना अंदाज में कहा।
इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। इसकी नज़रों में तंबी थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगी हुई होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती, उस ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ में कहा। इमामा ने इस बार किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के इस 5-2% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज़्यादा का आईक्यू लेवल रखते हैं। इस आईक्यू लेवल के साथ जो कुछ होकर रहा है वो गैर मामूली सही मगर गैर मुतवक्के नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी को वहां बुलवाया गया था। स्कूल की साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ आईक्यू टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस ने इसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 का आईक्यू लेवल वाला पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहां सबकी तवज्जो का मरकज बन गया था। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफेशनल नहीं जाती थी। अपने कैरियर में वो पहली बार इस आईक्यू के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी 2 दिन अच्छी तरह याद था। सालार इस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज़्यादा साफ लहजे में बातें करता था और बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और उनकी बीवी अक्सर हैरान होते। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे तो सालार उनके पास खड़ा था। वो इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फ़ोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के फौरन बाद उन्होंने सालार को फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूँ, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर इसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से इसे देखा। पहले उनके ज़हन में यही आया कि वो झूठ मूठ फ़ोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो इसके अगले जुमले पर चौंके। सालार, किस से बातें कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज है, सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर इससे ले लिया। उनका ख्याल था कि इसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ उनके भाई थे। ये सालार ने नंबर डायल किया है, उन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा। सालार ने कैसे डायल किया? वो तो बहुत छोटा है, उनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा। मेरा ख्याल है इसने आपका नंबर रीडायल कर दिया है, इत्तेफाक से हाथ लग गया होगा। हाथ मार रहा था सीट पर। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया। सालार जो खामोशी के साथ उनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ था, रिसीवर नीचे रखते ही इसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मान इसे देखने लगे। वो बिल्कुल किसी मेच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ। वो एक लम्हा के लिए दम बखुद रह गए थे। 2 साल के बच्चे से उन्हें ये तवक्को नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर करेडल दबा दिया। सालार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी के इस झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, ये बड़े इत्मीनान से जवाब दिया गया। क्या नंबर है? इसने भी रवानी के साथ वो नंबर दोहरा दिया। वो इसका चेहरा देखने लगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो गिनती के आदात से वाकिफ़ होगा। और फिर वो नंबर। तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे? अभी आपने मिलाया था, सालार ने उनको देखते हुए कहा। तुम्हें गिनती आती है? हाँ। कहाँ तक? 100 तक। वो मशीन की तरह शुरू हो गया। एक ही सांस में इसने उन्हें 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट में बिल पड़ने लगे। अच्छा, मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरे बाद तुम इसे डायल करना, उन्होंने रिसीवर इससे लेते हुए कहा। अच्छा, सालार को ये सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगा। सिकंदर उस्मान ने एक नंबर मिलाया और फिर फ़ोन बंद कर दिया। सालार ने फ़ौरन रिसीवर उनसे पकड़कर उन्हीं की रवानी के साथ वो नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। वो वाकई वही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने एक के बाद दीगरे कई नंबर मिलाए और फिर सालार से वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती किए बगैर वही नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने इसे गिनती नहीं सिखाई, मैंने तो बस कुछ दिन पहले इसे चंद किताबें लाकर दी थीं और कल एक बार ऐसे ही उसके सामने 100 तक गिनती पड़ी थी, उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सालार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा। वो सुनाता गया। उनकी बीवी हक्का बक्का इससे देखती रही।
दोनों मियाँ बीवी को ये अंदाज़ा हो गया था कि उनका बच्चा ज़हनी एतबार से गैर मामूली सलाहियतें रखता है और यही वजह थी कि उन दोनों ने अपने बाकी बच्चों की निस्बत इसे जल्द ही स्कूल में दाखिल करवा दिया था और स्कूल में भी वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से बहुत जल्द ही दूसरों की नज़रों में आ गया था। इस बच्चे को अब की ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। आम बच्चों की निस्बत ऐसे बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं। अगर आप इसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो ये बच्चा आपके और आपके ख़ानदान के लिए एक सरमाया होगा। न सिर्फ ख़ानदान के लिए बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी इस गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़े फ़ख्रिया अंदाज में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो सालार को ज़्यादा अहमियत देने लगे थे। वो उनकी सबसे चहीती औलाद था और उन्हें इसकी कामयाबियों पर फ़ख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद इसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और दूसरी टर्म के बाद इससे अगली क्लास में, और इस वक्त पहली बार सिकंदर उस्मान को कुछ तशवीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे सालार 8-10 साल की उम्र में जूनियर या सीनियर कैम्ब्रिज कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था यही होना था। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को अब पूरे 1 साल के बाद ही अगली क्लास में प्रमोशन दे। मैं नहीं चाहता वो इतनी जल्दी इतने अबनॉर्मल तरीके से अपना एकेडमिक कैरियर ख़त्म कर ले। आप उसके सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ बढ़ा दें, मगर इसे नॉर्मल तरीके से ही प्रमोट करें। उनके इसरार पर सालार को दोबारा 1 साल के अंदर डबल या ट्रिपल प्रमोशन नहीं दिया गया। इसके टैलेंट को स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ों के ज़रिए चेंजलाइज किया जाने लगा। शतरंज, डांस, गोल्फ और म्यूज़िक, वो 4 शोबे थे जिनमें इसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी, मगर उसका यह मतलब नहीं था कि वो खुद को सिर्फ उन चारों चीज़ों तक ही महदूद रखता था। वो स्कूल में होने वाले तकरीबन हर गेम में शरीक होता था। अगर किसी में शरीक नहीं होता था तो इसकी वजह सिर्फ ये होती थी कि वो टीम आ सपोर्ट इसे ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ओपरन कामिल का ये हिस्सा पसंद आया होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपके दिल को किस बात ने सबसे ज़्यादा छुआ? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम मिलकर इस नावल के सफ़र को और भी खूबसूरत बना सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली किस्त में हम फिर से एक नए एहसास और एक नई कहानी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।